हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमीटर, है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पोटेंशियोमीटर थ्योरी में भी है और प्रैक्टिकल में भी है, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है ना। तो पोटेंशियोमीटर क्या है? तो पोटेंशियोमीटर इट इज अ डिवाइस टू फाइंड द potential difference across circuit element or EMF of the cell accurately। किसी भी सर्किट के दो पॉइंट्स के मिडिल का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकता है या फिर किसी भी सेल का ईएमएफ फाइंड कर सकता है एक्यूरेटली। वैसे तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वोल्टमीटर भी यूज करते हैं, लेकिन वोल्टमीटर के कंपैरिजन में पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी क्या है, ज़्यादा है। पोटेंशियोमीटर जो है वो आइडियल वोल्टमीटर की तरीके वर्क कर सकता है ना। इसकी जो है ये उससे मच क्या है, बेटर है। मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करते हैं किससे, पोटेंशियोमीटर से, है ना। तो ये ध्यान रखिए, इट इज अ डिवाइस to find potential difference between circuit element, potential difference to find potential difference of a circuit element or EMF of the cell accurately। ठीक है, it is a device to find potential difference of a circuit element or EMF of the cell। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट से हम किसी भी सेल का क्या कर सकते हैं, ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं या फिर किसी भी सर्किट के दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो कैसा बना होता है ये, इसमें हम लोग एक लॉन्ग लेंथ का वायर लेते हैं। तो इसमें एक लॉन्ग लेंथ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का लॉन्ग लेंथ का वायर लेते हैं। सपोज हमने x बाई जो है लॉन्ग वायर लिया आपने, लॉन्ग लेंथ का यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का। हम लोग लॉन्ग लेंथ डायरेक्ट ना लेके इसको तुमने देखा होगा जब प्रैक्टिकल में देखेंगे, तो वायर को ऐसे करके बेंड करके ले लेते हैं, है ना। कुल मिलाकर लेंथ ज्यादा रखते हैं, स्पेस कम, छोटा ऑपरेटर्स बनाने के लिए हम लोग बेंड करके भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें एक लॉन्ग लेंथ का वायर लेते हैं x बाई यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का। ध्यान रखिए, जो आपके पास वायर है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया x बाई वायर has uniform cross sectional area and long length। ठीक है, तो एक लॉन्ग लेंथ का यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का वायर लेते हैं, जिसके एक्स एंड का कनेक्शन एक बैटरी लेते हैं, उसके हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से कर देते हैं बैटरी, है ना। और यहाँ पे की लगा होता है और एक रियोस्टेट को हम लोग करंट कंट्रोल करते हैं। पता है आपको, रेजिस्टेंस कम ज्यादा करके करंट कम ज्यादा कर सकते हैं। और बैटरी से मान लो इस बैटरी का पोटेंशियल ऑफ बैटरी, है ना। और यहाँ मान लो हमने जो है R डैश यूज किया, रेजिस्टेंस जो लगाया किसके थ्रू, रियोस्टेट में। और सपोज इसमें I करंट फ्लो हो रहा है, ये जो आपके पास है वो कहलाता है प्राइमरी सर्किट। इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट बोलते हैं। और इसमें जो है हम लोग जिस सेल का ईएमएफ हम लोग को फाइंड करना होता है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल का कनेक्शन हम लोग किससे करते हैं, एक्स एंड से। और नेगेटिव टर्मिनल का कनेक्शन, जिस सेल का ईएमएफ फाइंड करना है उसके पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्शन एक्स एंड से, और नेगेटिव टर्मिनल का कनेक्शन एक जॉकी के थ्रू किससे कर देते हैं, गैल्वेनोमीटर के थ्रू किससे कर देते हैं, जॉकी। और जॉकी को इसमें ऐसे ऐसे क्या करते हैं, टच कराते हैं। और ये जो एक्स वाई वायर का सपोज इसकी लेंथ है यार
और ये सपोज बैलेंसिंग लेंथ स्मॉल एल, ठीक है। ऐसा तो ठीक है बेटा, देखिए ये कहलाता है जिस सेल का ईएमएफ फाइंड करना होता है, ये जो स्मॉल सर्किट है इसको बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है उसको फाइंड करते हैं। करंट फ्लो इन द प्राइमरी सर्किट, करंट फ्लो इन द प्राइमरी सर्किट। तो करंट फ्लो इन द प्राइमरी सर्किट सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो करंट I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ क्या होगा, कोई पोटेंशियल ऑफ बैटरी और बाय टोटल रेजिस्टेंस किसका, इसका हम मान लेते हैं x बाय वायर का रेजिस्टेंस R है। R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ x बाय वायर, x बाय वायर का रेजिस्टेंस R है। तो टोटल ईएमएफ तो बैटरी का और टोटल रेजिस्टेंस मतलब वायर का रेजिस्टेंस प्लस रिओस्टेट में जो लगा हुआ है। तो पहले तो हम लोग ने क्या कैलकुलेट कर लिया, बताओ, करंट फ्लो इन द प्राइमरी सर्किट। पहले हम लोग सबसे पहले वर्किंग में क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम सिर्फ इसको जो है वर्किंग फॉर वर्किंग पोटेंशियोमीटर है ना, फॉर वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर जो बैटरी का वोल्टेज होना चाहिए वो सेल के ईएमएफ से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। फॉर वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर बैटरी का पोटेंशियल मस्ट बी, जिसका सेल का ईएमएफ निकालना है उससे बैटरी का ईएमएफ क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी वर्क होगा, अदरवाइज पोटेंशियोमीटर वर्क नहीं करेगा। तो अब जब हम क्या करते हैं, प्राइमरी सर्किट की ऑन किया तो इसमें करंट फ्लो होने लगी प्राइमरी सर्किट में। फिर हम जॉकी को जो लिए हैं, जॉकी जे, इस जॉकी को यहाँ एक्स एंड से स्लाइड कराते हुए किसकी तरफ ले जाते हैं, बाई एंड की तरफ। तो हम यहाँ से स्लाइड कराना स्टार्ट करते हैं, उस पॉइंट पे स्टॉप करते हैं जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होता है। जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होगा उस केस में ईएमएफ ऑफ द सेल होगा वो इस x और j के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके बराबर होगा, है ना, तभी तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो ऊपर का पोटेंशियल नीचे के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो करंट फ्लो नहीं होगा किसमें, गैल्वेनोमीटर में, तो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। ध्यान रखना कि प्राइमरी सर्किट में करंट फ्लो होता है, फिर जॉकी को हम एक साइड से टच कराते हैं किधर ले जाते हैं, बाई एंड की तरफ। तो बीच में कोई ऐसा पॉइंट कहीं पे मिडिल में मिलता है ना, पूरे पोर्शन में कहीं पे भी जिस पॉइंट पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन नहीं होगा उस पॉइंट पे सेल का जो ईएमएफ होगा वो x और j के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आएगा। when galvanometer shows no deflection, है ना, when galvanometer shows no deflection, EMF of cell, then EMF of cell equal to क्या आ जाएगा, potential difference between x and j। तो EMF of cell equal to potential difference between x and j कितना होगा, तो I और R किसके किसके मिडिल का, x और j के मिडिल, ठीक है। तो x और j के मिडिल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इसको फाइंड करते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा पूरी ये लेंथ है तो टोटल L लेंथ का रेजिस्टेंस R है, यूनिट लेंथ का कितना रेजिस्टेंस होगा, R by L। तो स्मॉल L लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो R by L into स्मॉल L, ये हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ Xj। टोटल L लेंथ का रेजिस्टेंस R है तो यूनिट लेंथ का R by L, फिर स्मॉल L लेंथ का निकाल लेंगे, है ना। तो R by L into स्मॉल L, ठीक है बेटा। या हम इसको जो है E is equal to, यहीं पे देख लेते हैं, क्या हम इसको लिख सकते हैं E is equal to B by, ये I into R को B by L into स्मॉल L। ये जो B by L है इसको K कहते हैं, तो फॉर्मूला E is equal to KL है,
K is called potential gradient. क्या बोलते हैं इसको? पोटेंशियल ग्रेडियंट। K को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं और ये वेव K इज इक्वल टू कितना है? K इक्वल टू B बाई L, है ना? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है ये भी आपसे पूछता है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? क्या फॉर्मूला है? K इज इक्वल टू B बाई L। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन क्या कह सकते हैं? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप per unit length of wire, per unit length of wire is called potential gradient. Its unit is volt per meter, है ना बेटा? तो ये टर्म ध्यान रखेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो फिर एक बार पोटेंशियोमीटर क्या बताया मैंने आपको? इट इज अ डिवाइस टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सर्किट एलिमेंट और ईएमएफ ऑफ द सेल। किसी भी सर्किट के दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकता है सेल, या फिर किसी भी सेल का ईएमएफ फाइंड कर सकता है। ठीक है, और इस जो है ये भी पूछा जाए किस मेथड पे वर्क करता है? तो नो डिफ्लेक्शन मेथड पे, नल डिफ्लेक्शन मेथड पे ही वर्क करता है ना? तो it works on null deflection method. It works on null deflection method. ये भी ध्यान रखना। तो सबसे पहले वर्किंग देखते हैं इसमें कैसे बना होता है वो देखते हैं। इसमें लॉन्ग लेंथ का एक्स वाई वायर लेते हैं जिसके एक्स एंड का कनेक्शन एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव का एक की और रियोस्टेट थ्रू बाई एंड से। अब जिस सेल का ईएमएफ निकालना होता है उसके पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्शन एक्स एंड से नेगेटिव का एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू ज्योमेट्री से कर देते हैं। प्राइमरी सर्किट से करंट फ्लो कराते हैं पहले की ऑन करके, और फिर हम ज्योमेट्री को एक्स एंड से टच कराना स्टार्ट करते हैं। कहां तक ले जाते हैं? बाई एंड। तो बीच में कोई ऐसा पॉइंट मिलता है जहां पे टच करने पर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, और जब कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा उस केस में सेल का ईएमएफ जो होगा वो एक्स और जे के पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होगा? बराबर होगा। तो वही व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड जे। तो E इज इक्वल टू I इनटू R। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का R कितना? x और j का निकालना है तो x और j तक का ले लेंगे। ठीक है, तो I R को B कह देंगे तो B बाई L इनटू स्मॉल l। तो जो B है वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। समझ गए ना? I इनटू R पूरा यहां से लेकर यहां तक का क्या है बताओ? पोटेंशियल डिफरेंस B है ना? तो B बाई L इनटू स्मॉल। तो B बाई L को हम लोग क्या कहते हैं? K, पोटेंशियल ग्रेडियंट। वेव K इज इक्वल टू क्या है? B बाई L है, और पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट यूनिट वोल्ट पर मीटर। ठीक है, और ये कब हम लोग ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं? तो वर्किंग कंडीशन क्या है कि जो बैटरी का ईएमएफ क्या होना चाहिए? सेल के ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए। अगर जो ये कम है तो फिर ये वर्क नहीं करेगा, फिर पूरे वायर में कहीं भी ऐसा पॉइंट नेट डिफ्लेक्शन का पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना है। अब इसी में तुमसे पूछता है आपसे क्या? प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। क्या पूछता है? प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो प्रिंसिपल जो है E इज इक्वल टू KF से ही E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L जो है यही तुम्हारा कहलाता है क्या? प्रिंसिपल, है ना? प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है बेटा, न्यूमेरिकल में कोई मिस्टेक नहीं होगी अगर जो आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हो। सबसे पहली स्टेप क्या है बताओ? कि प्राइमरी जो सर्किट है इसी से आप करंट निकाल लो। करंट किसके थ्रू निकालेंगे? प्राइमरी सर्किट से, और उसके बाद आप जो है ईएमएफ निकालोगे I इनटू RJ, और I और R की आप यहाँ पे
आर बाई एल, समझ गए ना बेटा। तो ई इज इक्वल टू के एल फॉर्मूला यूज करते हैं, उसमें के क्या है, बी बाई एल है, और बी क्या है, आई इनटू कैपिटल आर था। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, वेन कांस्टेंट करंट, कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है, इधर तो करंट जाती नहीं, नॉन डिफ्लेक्शन में, व्हेन कांस्टेंट करंट फ्लो इन x by wire में कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है, व्हेन कांस्टेंट करंट फ्लोज इन अ सर्किट, देन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट लेंथ। ठीक है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, यही है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, क्या बताएंगे, when constant current flows through the wire, then potential drop when potential drop across a length of a wire is directly proportional to the that length of wire। यही है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L या B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये पोटेंशियल डिफरेंस को, पोटेंशियल ड्रॉप को E को या B, क्योंकि जो पोटेंशियल ड्रॉप था वही तुम्हारा किसके इक्वल टू के फॉर्मूला बन गया था, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। समझ गए ना बेटा, क्या बताएंगे, व्हेन कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू द वायर ऑफ सर्किट, देन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू that length of wire, directly proportional to that length of wire, ऐसे कैसे, ठीक है। तो प्रिंसिपल ध्यान रखेंगे, और न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखना है खासकर, कैसे आई की जगह पे क्या है, जैसे E इक्वल टू के लगाएंगे, के किसको रखा था, B बाई एल, B क्या था, I इनटू स्मॉल आर, कैपिटल आर, वो ध्यान रखना। ठीक है बेटा, ध्यान रखना फॉर न्यूमेरिकल्स। तो हम लोग बेटा क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला E इक्वल टू के एन, ये यूज करेंगे। इसी फॉर्मूले को हम E इक्वल टू के की जगह पे क्या लिख सकते हैं बेटा, V बाई एल इंटू स्मॉल एल, और V की जगह पे क्या लिख सकते हैं, I इंटू कैपिटल आर एल स्मॉल, ये भी यूज कर सकते हैं। नहीं, ध्यान रखना, I तो तुमको पता है किसे निकालते हैं, प्राइमरी सर्किट से। R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ x बाई वायर, और L क्या है, टोटल लेंथ ऑफ वायर, ये बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है, ये क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ x बाई वायर टोटल, और ये लेंथ ऑफ वायर, और ये बैलेंसिंग लेंथ। और I है करंट फ्लो इन द प्राइमरी सर्किट, करंट फ्लो इन द प्राइमरी सर्किट। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ये ध्यान रखो, अगर तो पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है तब तो सीधे सीधे बैलेंसिंग लेंथ पता है तो इक्वल टू के लगा सकते हो, लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं पता है तो के की जगह पे V बाई एल रखो, V किसको रखा था, I कैपिटल आर को रखा था, वो रखेंगे तब सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स के लिए कौन से फॉर्मूले में कौन क्या है ये पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर।
ठीक है बेटा, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर में फर्स्ट एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर का टू फाइंड द रेशियो ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल्स, टू फाइंड क्या कह सकते हो, टू कंपेयर, पहले टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द सेल्स, to compare the EMF of the two cells, to compare the EMF of the two cells, to compare the EMF of the two cells के EMF को कंपेयर कर सकते हैं किसके थ्रू, पोटेंशियोमीटर के थ्रू। देखो कैसे, प्राइमरी सर्किट तो वैसा ही बनाना है, एक लॉन्ग लेंथ का x बाई वायर ले लो, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का, और इसके एक सेल का कनेक्शन एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से है ना, बैटरी, और एक यहाँ पे की और न्यूज, ऐसा। ठीक है बेटा, प्राइमरी सर्किट सेम बनाएंगे, प्राइमरी सर्किट, और करंट हमेशा प्राइमरी सर्किट से ही फ्लो होता है ना, ऐसा। अब इसके बाद जिन दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करना है, उन दोनों सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल का कनेक्शन एक्स एंड से और निगेटिव टर्मिनल का कनेक्शन दो कीज यूज करते हैं, K1 और K2, और के थ्रू इनके बाद गैल्वेनोमीटर के थ्रू ज्योमेट्री, ऐसा है। ठीक है, बहुत ही आसान है कंपेयर करना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, केस फर्स्ट अप्लाई करते हैं। केस फर्स्ट मान लें, इफ K1 की क्या है, सपोज मान लेते हैं क्लोज है, और K2 की क्या है, ओपन है। ये ओपन है तो सर्किट पूरा नहीं होगा, तो केवल किस सेल का यूज होगा, जिस सेल का ईएमएफ मान लो इसका इवन है, इस सेल का ईएमएफ इवन, तो केवल इवन वाला यूज होगा। इफ K1 की is closed and K2 की is ओपन। अब K2 ओपन है तो इसका यूज ही नहीं होगा, दूसरे सेल का, पहले सेल का यूज होगा, तो जो बैलेंसिंग लेंथ है वो इस सेल के अकॉर्डिंग मिलेगी। तो सपोज जब ये बंद है, ये खुला है, उस केस में बैलेंसिंग लेंथ सपोज L1 है, तो E1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, KL1, और केस सेकंड है, इफ K2 की is closed and K1 की is open, अब की K1 की को ओपन कर दे, K2 क्लोज कर दे, तो इसका यूज होगा, तो E2 के क्रॉस बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी। अगर जो E2 ज्यादा होगा E1 से, ज्यादा होगा इससे, तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ जाएगी, और कम होगा ऊपर वाले से तो घट जाएगी। तो सपोज बैलेंसिंग लेंथ L2 है, तो E2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, K। आसान, ठीक है बेटा। तो बस इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड कर, तो E1 by E2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, L1 by L2। सिंपली आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन लैंग्वेज में काफी बड़ा लिखा होगा, लेकिन अगर जो आप उसकी लैंग्वेज समझ गए, क्योंकि जो भी हम लोग करते हैं वो सब लैंग्वेज में लिखता है, और समझ गए तो 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन टफ नहीं होते, लेकिन आते हैं साथ न्यूमेरिकल, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप समझते जाना, बहुत ही आसान है। कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द सेल, तो क्या करो, फर्स्ट एक बार हमने इसको फर्स्ट वाले को बंद किया, तो सेल फर्स्ट वाला यूज होगा, सेकंड ओपन है तो यूज नहीं होगा, फर्स्ट सेल यूज होगा, तो बैलेंसिंग लेंथ किसके अकॉर्डिंग मिलेगी, इसके सेल के ईएमएफ के अकॉर्डिंग। इसको ओपन कर दे, इसको क्लोज कर दे, तो बैलेंसिंग लेंथ इसके अकॉर्डिंग मिलेगी। बस तो दोनों का ईएमएफ का रेशियो बैलेंसिंग लेंथ के रेशियो के बराबर होगा। बैलेंसिंग लेंथ तो हम प्रैक्टिकल से निकालेंगे ही ना, ऐसा है। ठीक है बेटा, इसी में अगर जो हम एक और बता दें, अगर जो हम ऐसा कर लें कि ये जो दोनों सेल हैं वो सीरीज में कनेक्ट है, सेम सेंस में, फिर की लगाएं, ऐसा।
दोनों सेल हमने यूज किए। अब इसमें वही केबल क्लोज्ड है, केबल क्लोज रहेगा तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, सीरीज में है तो E1 प्लस E2 हो जाएगा। तो सपोज फर्स्ट केस में बैलेंसिंग लेंथ कितना L1 है तो E1 प्लस E2 किसके इक्वल आएगा, K1। और जब K2 क्लोज करेंगे तो ये दोनों यूज होंगे, अपोजिट सेल्स में है तो E1 माइनस E2। और फिर आप फर्स्ट का दूसरा में निकालना तो E1 प्लस E2 बाई E1 माइनस E2 इक्वल टू L1 बाई। ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं, दो सेल्स को सीरीज में यूज कर लो, एक सेम सेल्स में एक बार अपोजिट सेल्स में, तो भी आप सेल्स के ईएमएफ का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द सेल, ये भी दोबारा करेंगे आप, पहले वो किया था एक सेल वाला, दो सेल वाला भी, सीरीज वाला। ठीक है, भी नोट करेंगे। सर्किट सेम है ना, थोड़ा सा यहाँ चेंज हुआ। तो कंपेयर ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इसका सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अच्छा, अगर यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस लगे हो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं फर्क पड़ेगा क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि नल डिफ्लेक्शन पे हम लोग ले रहे हैं, और नल डिफ्लेक्शन में सेल कैसा होता है, ओपन सर्किट होता है, उसमें करंट फ्लो होती ही नहीं है। करंट फ्लो नहीं होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई यूज नहीं होगा। तो सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस ये भी लेंगे तब भी क्वेश्चन में कोई फर्क आंसर में नहीं आएगा। तो ध्यान रखना, पोटेंशियोमीटर वर्क्स ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड। इसमें जो है, जो ईएमएफ कंपेयरिंग ईएमएफ है जिसको हम लोग फाइंड करते हैं, वो उसका जो ये सेल है वो किस तरीके बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरीके, तभी तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर हो जाता है। ओपन सर्किट में ही तो ऐसा होता है। सेकेंड यूज देखते बेटा, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है बेटा, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो इसके लिए प्राइमरी सर्किट इसी के सेम, इसमें भी एक एक्स वाई लेंथ का एक लॉन्ग लेंथ का वायर लेते हैं। इसके एक सेल का कनेक्शन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और एक पी और रिवर्स। ठीक है बेटा, और प्राइमरी सर्किट में करंट फ्लो होता है। अब इसके बाद हम लोग जिस सेल का हमें ईएमएफ निकालना होता है उसके पॉजिटिव टर्मिनल का कनेक्शन एक सेल से और नेगेटिव और इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा था। रेजिस्टेंस बॉक्स में कीज होती है और की को हटाते हैं तो उसको लिखा होता है कितना रेजिस्टेंस लग गया। तो एक रेजिस्टेंस बॉक्स यूज करते हैं, और यहाँ पे एक की केबल लगी है, और फिर एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो कि से इसको कनेक्ट करते हैं। तो इसमें भी टू केसेस में देखते हैं। फिर केस फर्स्ट, इफ केबल इज ओपन, अगर हम केबल की को ओपन करें तो केबल सेल यूज होगा, और नल डिफ्लेक्शन में इंटरनल रेजिस्टेंस का तो यूज होता नहीं। तो ईएमएफ ऑफ सेल के अकॉर्डिंग लेंथ मिलेगी बैलेंसिंग लेंथ। तो E इक्वल टू, मान लो बैलेंसिंग लेंथ L1 है तो E इक्वल टू KL1 होगा। ये ओपन है तो इसका यूज होगा, इस केबल सेल का होगा, तो इसके अकॉर्डिंग मान लो बैलेंसिंग लेंथ L1 है तो E इक्वल टू KL1 आ जाएगा। R से कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि इसमें I 0 है, नल डिफ्लेक्शन है, I 0 है तो इसका पोटेंशियल क्या रहेगा, 0। ईएमएफ होगा उससे वही बराबर होगा। ठीक है, और अब केस सेकंड की बात करें, इफ K2 इज क्लोज्ड, K1 इज क्लोज्ड। अगर जो आपने केबल क्लोज कर दी तो अब यहां से यहां तक का पोटेंशियल E जो होगा वो किसके बराबर होगा, V। ईएमएफ के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब इसका यूज हो रहा तो ड्रॉप होता था ना। ये सर्किट इसकी तरीके बन जाएगा, जैसे ये सेल है बेटा जिसका ईएमएफ E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और इसको अगर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ देते थे R से, तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल V होता था ना। मान लो इसमें I करंट है ना, ऐसा।
करोगे B होगा। तब सपोज बैलेंसिंग लेंथ L2 है तो B इज इक्वल टू K L2। सेकेंड केस में जब हमने इसको क्लोज कर दिया, ये कोई रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस हटा लिया तो इस सेल के अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लग जाएगा। तो सपोज यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस B है तो B ही किसके इक्वल होगा? KL2 की। मान लो तो बैलेंसिंग लेंथ L2 है, पहले बैलेंसिंग लेंथ क्या थी? L2। लेकिन तो यहां से अगर आप E/B करोगे तो किसके बराबर आ जाएगा? L1/L2। लेकिन हमको तो क्या निकालना है? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो याद करो हमने ये पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्चार्जिंग का सेल E इक्वल टू क्या बताया था? B + IR। हां है ना? तो बेटा हम IR की जगह पे क्या लिख सकते हैं? E - B। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आप चाहिए तो E - B/I और I के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? B/R। नहीं B/R। तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना, कैपिटल R ऊपर कौन जाएगा? E/B - 1। ये फॉर्मूला आया। या E/B क्या लिख सकते हैं? L1/L2। तो कैपिटल R L1/L2 - 1 ये आ जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला। ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस हटाया होगा तो तुम्हें पता होगा, ठीक है बेटा। और दो बार बैलेंसिंग लेंथ, एक बार हमने जब इसको क्लोज ओपन किया था मतलब इसका यूज नहीं हो रहा था तब, और एक बार जब यूज हो रहा है तब। तो बैलेंसिंग लेंथ प्रैक्टिकल से देख लेते हैं और जो रेजिस्टेंस हटाया होगा वो दोनों की वैल्यू रख देते हैं तो क्या आ जाता है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल आ जाता है। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल फाइंड करने में यूज करते हैं हम लोग किसका? पोटेंशियोमीटर का। और पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं हम लोग किसमें? टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द सेल्स में यूज करते हैं, और सेल का ईएमएफ फाइंड करने में भी यूज होता है, और किसी भी सर्किट एलिमेंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। अच्छा बेटा, पोटेंशियोमीटर का ज्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन किसके? वोल्ट मीटर के। क्यों? क्योंकि पोटेंशियोमीटर नल डिफ्लेक्शन मेथड पे वर्क करता है। इसमें नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स बीइंग मेजर्ड। जो वोल्टेज को मेजर करते हैं उसमें कोई ड्रॉप वजह से करंट ड्रॉप नहीं होती, मतलब उसका कोई यूज नहीं होता, इसलिए एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। ध्यान रखेंगे। ध्यान रखो, पोटेंशियोमीटर इज अ meter is an ideal voltmeter अच्छा, आइडियल वोल्टमीटर क्या होता है? जिसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। तो इसमें भी समझो इनफाइनाइट ही है क्योंकि करंट फ्लो नहीं होता है। पोटेंशियोमीटर इज एन आइडियल वोल्टमीटर बिकॉज it is because no potential drop, no current drop, no current drop in the from the potential source ठीक है। नो करंट ड्रॉप फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स बीइंग मेजर्ड। है ना? जो वोल्टेज हम लोग मेजर कर रहे हैं उससे कोई करंट ड्रॉप नहीं होता है, मतलब उसका रेजिस्टेंस उस ब्रांच में कितना हो जाता है? इनफाइनाइट, उसमें करंट फ्लो नहीं होती, नल डिफ्लेक्शन मेथड में वर्क करता है, इसीलिए क्या कहलाता है? आइडियल वोल्टमीटर। नो करंट ड्रॉ फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स बीइंग मेजर्ड, है ना? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरीके बिहेव करता है। और ध्यान रखना, पोटेंशियोमीटर इज अ सेंसिटिव sensitive if
first point, it can be capable to measure very small potential difference. It can capable for very small potential difference measure करें तो इसका मतलब ज्यादा सेंसिटिव है, और it shows significant change in balancing length when small change in the voltage source being measured. और ध्यान रखो सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट के कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और लेंथ ऑफ वायर के कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर is increases on decreasing potential gradient. ध्यान रखें, sensitivity of potentiometer is increases on decreasing potential gradient, और sensitivity of potentiometer increases on increasing length of wire. Sensitivity of potentiometer increases on increasing length of wire. जो सेंसिटिविटी है वो लेंथ ऑफ वायर पोटेंशियोमीटर वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट के कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. सेंसिटिविटी होती क्या है, ज्यादा सेंसिटिव का वो थोड़ा सा भी चेंज अगर जो है तो चेंज दिखे तो वो ज्यादा सेंसिटिव कहलाता है. ठीक है, तो ये नोट सेकंड ध्यान रखेंगे पॉइंट, और ये भी ध्यान रखेंगे कि आइडियल वोल्टमीटर की तरीके कैसे काम करता है. आइडियल वोल्टमीटर का भी रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट, मतलब करंट फ्लो नहीं होती है उसमें, खुद करंट फ्लो नहीं होती है ना, सब नल डिफ्लेक्शन मेथड में वर्क करता है, इसीलिए ये आइडियल वोल्टमीटर के तरीके वर्क करता है. ठीक है बेटा, तो आज के लिए